जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट गणित के क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे, जिसका आज हम लोग 13वां पार्ट पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, इसी तरह के 12 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर जाके आप लोग देख लें। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पर आधारित ये क्वेश्चन हैं जो आपको आगे आने वाली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत ही शानदार आपको ज़बरदस्त यहाँ पर तैयारी आपको हो जाएगी। और उसके बाद वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और उसके बाद यदि चैनल पर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। रमन के वेतन में 60% की कटौती कर दी गई। वेतन में 60% घटे, वेतन में वृद्धि कर दी गई। रमन को कितने प्रतिशत की हानि हुई। प्यारे साथियों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि एक बार वृद्धि हो गई, एक बार कमी हो गई, दोनों बार कमी हो गई, वृद्धि हो गई, वृद्धि कमी, कमी वृद्धि, किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन आए तो आपको छोटा सा एक कंसेप्ट याद रखना है। इसका एक कंसेप्ट आपको याद रखना, एग्जाम के अंदर ये कंसेप्ट बहुत बार पूछा गया। प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई, और यहाँ इसे कोष्टक में बंद करना, यहाँ पर प्लस लगाना, फिर आपको लिखना है एक्स गुणा वाई और बटे में 100। ठीक है, यहाँ पर x का मान वो होगा जो काम पहले हुआ। अगर वृद्धि हुई तो यहाँ पॉजिटिव लिखोगे, और कमी हुई तो यहाँ पर नेगेटिव लिखोगे, यानी माइनस का लिखोगे। और यहाँ पर याद रखना y का मान बाद में जो हुआ वो वाला मान होगा। तो यहाँ पर पहले कटौती हुई तो x का मान माइनस का लिखेंगे, यानी माइनस का 60%। और इस प्रकार आगे देखो लिखा है कि फिर से वृद्धि हो गई, मतलब y का मान प्लस का लिखाएगा, 60 की वृद्धि हो गई तो प्लस का 60। कोष्टक को बंद किया, यहाँ पर प्लस, x का मान हमने इधर क्या लिखा, माइनस का 60 लिखा, गुणा y का मान हमने क्या लिखा, प्लस का 60, गुणा करेंगे और बटे में 100 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस ये तो जीरो हो जाएगा, और जीरो को इधर जोड़ेंगे तो यही नंबर आएगा, तो इधर कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लें, 6 गुणा 6 हो जाएगा 36, लेकिन प्लस 6 का गुणा माइनस 6 से होगा तो यहाँ माइनस का 36 बनेगा। और प्यारे साथियों, यदि याद रखना ये माइनस का बनता है लास्ट में, तो याद रखना कमी होती है, और ये कमी का प्रतिशत निकला यहाँ हमारा 36%। याद रखना वेतन में कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 का 150% और प्लस 75 का 75%। तो यहाँ पर आप निकालोगे 15 का 150%। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे, तो आपको लिखना होगा 15 का मतलब होता है गुणा, और 150% का मतलब 150, और परसेंट का मतलब गुणा में 1/100। आगे प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस लगा लो, फिर लिखा है 75, और 75 का 75% निकालेंगे तो 75 गुणा 75/100। इसे सोल्व करने के लिए आप यहाँ पर इधर ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 15 का गुणा 15 से करेंगे तो 225 आएगा, और 225/10 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा है, लगा लो। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 75 का गुणा 75 से करो, या फिर 75 का वर्ग निकालो, तो 75 का वर्ग हो जाएगा 5 का वर्ग 25, साथ में एक जोड़ा 8, 8 7 56, यानी हम यहाँ पर 75 गुणा 75 करेंगे तो हमारे पास 56 25 बनेगा, और बटे में हमारे पास 1 के बाद डबल जीरो है। अब क्या करो आप लोग, यहाँ बटे में एक जीरो है, मतलब एक अंक के पहले दशमलव लगा दो इकाई तरफ से, तो यहाँ पर 22.5 बनेगा, और उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लो, और यहाँ पर बटे में 2 जीरो हैं, इकाई तरफ से 2 अंक के पहले दशमलव लगा लो, तो 56.25 यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ भी दशमलव के बाद मन से 2 अंक बना लो, एक मन से जीरो लगा दो। अब इनका एडिशन कर लो, मतलब इनको जोड़ लो। 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, और 2 में 5 को जोड़ा तो 7 आएगा। इकाई तरफ से 2 अंक के पहले पुनः दशमलव लगा लेंगे, और 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, और यहाँ पर 5 में 2 को जोड़ा तो 7, यानी कि 78.75 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर बोला गया दो संख्याएं
3:4 के अनुपात में है और इनका योगफल दिया, कितनी भी संख्याओं का रेशो दे दिया जाए और यदि योगफल दिया हो तो रेशो का भी योग कर लो, मतलब हम लोग रेशो को भी जोड़ लेंगे। 3 + 4 ये रेशो का मान बराबर हो जाएगा 420 के। 4 में 3 को जोड़ा मतलब 7 रेशो का मान 420 हो जाएगा। अब एक रेशो का मान लाने के लिए 420 को क्या करो, 7 का भाग लगा दो, 7 से काटेंगे 7 × 42, यानी एक रेशो का मान यहाँ पर कितना 60 आ जाएगा। अब जो भी एक रेशो का मान आया, कितने रेशो का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन में पूछा दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी, मतलब हमें यहाँ पर छोटी संख्या का मान बताना है। तो यहाँ पर छोटा वाला रेशो जो होगा छोटी संख्या का रेशो होगा, तो जो एक रेशो का मान आया 60, इसका गुणा छोटे वाले रेशो से करोगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 6×3 = 18 यानी 180, तो छोटी संख्या का मान 180 बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, एक नाविक प्रवाह की अनुकूल दिशा में 5 घंटों में 30 किलोमीटर और प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 4 घंटों में 8 किलोमीटर जा सकता है। प्रवाह की गति प्रति घंटा किलोमीटर है। मतलब बात को समझो, यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्मूला यहाँ पर समझना होगा। हम जानते हैं कि चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, क्योंकि हमें यहाँ पर दूरी भी दी गई है और समय भी दिया गया, तो हम चाल निकाल लेंगे। मतलब अनुकूल का मतलब ये होता है, प्रवाह के अनुकूल का मतलब ये होता है धारा की दिशा में। तो हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में क्या निकाल लेंगे, उस नाव की चाल निकाल लेंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पर मैं बता दूं, धारा की दिशा में चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय करना पड़ेगा। दूरी आपको दी गई है कि 30 किलोमीटर दूरी है और 5 घंटों में तय करता है। 5 का भाग 30 में देंगे तो 5 × 6 = 30 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल रहेगी धारा की दिशा में। क्वेश्चन ने बोला प्रवाह के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत बात की जा रही है और हम यहाँ पर भी धारा के विपरीत चाल निकाल लेंगे। धारा के विपरीत चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय अपने को चाहिए जो दिया है। दूरी अपने को यहाँ पर दिया है 8 किलोमीटर, बटे में समय दिया 4 घंटे, तो धारा के विपरीत चाल आ जाएगी, है ना, 4 दूनी 8 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में हमें धारा की दिशा में भी चाल मिल चुकी है और धारा के विपरीत दिशा में भी चाल मिल चुकी है। क्वेश्चन में पूछा प्रवाह की गति बताओ। प्रवाह की गति का मतलब होता है धारा की चाल। धारा की चाल यहाँ पर अपने को बताना है। तो जब कभी धारा की दिशा में चाल दे दी जाए और धारा के विपरीत दिशा में चाल आ जाए, आपको धारा की चाल लाना है प्यारे साथियों। 6 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को घटाना है। धारा की दिशा में चाल जो है उसमें से धारा के विपरीत चाल को घटाओ और हमेशा बटे में 2 करो, तो डायरेक्ट आपके पास धारा की चाल आ जाएगी। 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा और 4 में 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर धारा की जो चाल बनेगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। और इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, अगला 5 नंबर, IMP लगाइएगा। IMP क्वेश्चन में बोला गया कि 3/4, 6/7 और 8/9 का लघुत्तम समापवर्ती बताना है। तो जब कभी आपको भिन्नों का लघुत्तम समापवर्ती लेना हो तो जो भिन्नों में अंश दिया है, जो अंश हैं इन भिन्नों के अंशों का तो आपको लेना होगा। जो पूछा गया लघुत्तम पूछा गया तो अंशों का तो हम लोग लघुत्तम समापवर्ती लेंगे। और उसके बाद जो हर दिए हैं 4, 7, 9, यानी इन हरों का क्या लेना है आपको, उल्टा। लघुत्तम का उल्टा होता है महत्तम, तो हरों का आपको लेना होगा महत्तम समापवर्ती। अब प्यारे साथियों आपको मैं बता दूं अंश में क्या क्या है अपने पास, 3 हैं, 6 हैं, 8 हैं, इनका तो अपने को लेना होगा लघुत्तम समापवर्ती। और बटे में जो नंबर दिया है 4, उसके बाद 7, 9, इनका आपको लेना है महत्तम समापवर्ती। मैं आपको बता दूं लघुत्तम छोटी से छोटी ऐसी संख्या होती हैं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब 3, 6, 8 इन तीनों नंबर से कट जाए ऐसा इनका लघुत्तम होगा। तो यहाँ पर बड़े नंबर का टेबल बोलो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 तो इनका लघुत्तम बनेगा क्योंकि 24 3 से, 6 से और 8 से कट रहा है। और जो महत्तम होता है प्यारे साथियों
महत्तम बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होगी जो 4 को 7 को 9 को पूरा पूरा काट देगा। तो 4 को 7 को 9 को तीनों को एक ही नंबर काट दे, वो ऐसा नंबर 1 है। इस प्रकार इसका जो क्वेश्चन का लघुत्तम बनेगा वो बनेगा 24/1, मतलब डायरेक्ट 24 भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 24 ही आएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया, यदि उनका महत्तम आपको दिया है तो उनमें बड़ी संख्या बताओ। तो जब कभी संख्याओं का गुणनफल दिया जाए या योगफल दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, उनका महत्तम अगर आप लोगों को दिया जाए तो महत्तम के साथ संख्याएं मान लो। तो हम क्या करेंगे, माना संख्याएं, आपको संख्याएं मान लेना है महत्तम के साथ। तो संख्याएं मानने के लिए एक बार जो महत्तम है इसमें a का गुणा करो तो एक संख्या तो 37 हो जाएगी और दूसरी संख्या 37b हो जाएगी। मतलब एक बार महत्तम में b का गुणा करो और एक बार महत्तम में a का गुणा करो, तो ये संख्याएं मान लेंगे। अब दोनों का गुणनफल दिया तो मानी गई संख्याओं का भी गुणा करेंगे, यानी कि हम 37a का गुणा करेंगे 37b से और बराबर ये मान हो जाएगा 4107 के। अब प्यारे साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, a गुणा b को यहीं रखना है और क्या करना है, ये जो गुणा में 37 दिखाई दे रहा है इनको भाग में लेके आना है। तो 4107 ये गुणा से इधर आएंगे भाग में, तो यहाँ बनेगा 37 गुणा 37। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ये 37 का भाग आपको एक बार लगाना है तो 111 बार जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरे 37 का 111 में लगाओगे तो 3 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमारे पास a गुणा b का मान निकल के आ चुका है 3। तो आप खुद यहाँ पर ये समझो कि दो ऐसी संख्याओं का गुणा करो कि जिनका गुणा करने पर 3 बने, तो वो एकमात्र संख्या क्या हो सकती है, a गुणा b। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणा 1, इसके अलावा गुणा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एक मान तो या तो 1 को मान लो या 3 को मान लो। a का मान मान लो किसी को भी मान लो, a बराबर 3 और b बराबर आप 1 मान लो, कुछ भी आगे पीछे मानोगे चलेगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर संख्याएं लेके आ सकते हैं। जो a और b का मान आया इसका गुणा मानी गई संख्याओं में करो। a का जो भी मान आया 37 से गुणा करेंगे, तो हम 37 का गुणा एक बार 3 से करेंगे तो संख्या कितनी आएगी, 3 7 21 कैरी 2, 3 3 9 2 11 111। और एक बार हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 37 का गुणा b के मान से करना पड़ेगा, मतलब 1 से। तो दूसरी संख्या अपने पास 37 आएगी और दोनों का गुणा यदि हम करेंगे ना तो हमारे पास 4107 भी आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, इनमें से बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या क्या बनी, 111 ऑप्शन नंबर 2 को देखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें 7 नंबर, 1008 को एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब यहाँ पर 1008 दिया गया है, इसको एक अंक वाली किस संख्या से विभाजित किया जाए, मतलब इसमें किसका भाग लगाया जाए कि भाग लगाने के बाद जो उत्तर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, मतलब पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ 9 का भाग लगा के देखते हैं। तो 9 का भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9, 1 बचा, फिर 9 एकम 9, अब कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा, 9 दूनी 18। तो भागफल 112 आया, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें वो संख्या लाना है जिसका भाग लगाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। 112 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या करो, 1008 में आप ऑप्शन नंबर 2 का भाग लगाओ। ऑप्शन नंबर 2 में 4 दिया है, 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 5 20 और अब 8 में लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 252। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये संख्या जो भागफल आया 4 का भाग लगाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए 4 भी वो ऐसी संख्या नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, 1008 को भाग लगा लेना है सीधा 8 का। भाग लगाते 8 एकम 8, 2 बचा, 20 बना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बचा, 48, 8 छंग 48, 126 भागफल आया। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी सही नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 को चेक करें। 1008 में हम लोग 7 का भाग लगाएं तो जो भागफल आएगा वो कितना आएगा चेक करें। 7 एकम 7,
3 बचा 30 हो गए, 7 चौको 28, अब 2 शेष बचा तो 28 हो गए, फिर 7 चौको 28। देखो ये पूर्ण वर्ग हैं, ये जो 144 प्राप्त हुआ भागफल पूर्ण वर्ग हैं। ये 12 का वर्ग होता है, आप सभी जानते होंगे। तो वो ऐसी संख्या 7 हैं जिसका भाग 1008 में लगाने पर हमें पूर्ण वर्ग भागफल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भाग की एक क्रिया में भागफल दिया है, भाजक भी दिया है, शेषफल भी दिया है, भाज्य बताना है। तो यहाँ पर भाज्य का मान लाने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद होगा, बचपन में पढ़ा था कि भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल करने से हमें भाज्य का मान मिल जाता है। क्वेश्चन में हमसे भाज्य ही पूछा, तो ये जो कंसेप्ट लिखा हमने यहाँ मान पुट कर देंगे। तो भाज्य का मान तो अपने को लाना है और बराबर कोष्टक के अंदर भाजक दिया है 100 और उसके बाद प्लस भागफल का मान भी दिया है 403 और प्लस करेंगे शेषफल, शेषफल दिया है 58 यानी कि 58। प्यारे साथियों यहाँ पर क्या करना होगा, 403 में अपने को क्या करना है, ये इंटू करना है, बीच में माफ करना है, यहाँ पर इंटू होगा। 403 में 100 का गुणा करेंगे तो 403 के बाद 2 जीरो बढ़ जाएगा और इसमें प्लस 58 और जोड़ना है, तो हमारा भाज्य का मान निकल के आ जाएगा। तो इसे जोड़ लेंगे, 0 में 8 को जोड़ा तो 8 बनेगा, 0 में 5 को जोड़ा तो यहाँ 5 बनेगा, यहाँ 3 में जोड़ने के लिए कुछ है नहीं, 0 में जोड़ने के लिए कुछ है नहीं और 4 में जोड़ने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पर इसका भाज्य का जो मान बनेगा अपने पास 40,358। ऑप्शन नंबर 4 को देखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP लगाना। एक फल विक्रेता ने 100 आमों की एक टोकरी 75 पैसे प्रति आम की दर से खरीदा। इनमें 10 आम सड़ गए, 6 आमों को उसने 1 रुपया प्रति आम की दर से बेच दिया, उसे कितने रुपये का लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 100 आमों का क्रय मूल्य निकालेंगे, 100 आमों का क्रय मूल्य। तो प्यारे साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं 100 का गुणा हम किससे करेंगे, 75 पैसे से, लेकिन ये 75 पैसे में है, इसको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 75 में 100 का भाग लगाएंगे तो ये रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो 100 आम खरीदे ये 75 रुपये में खरीदे, तो 100 आमों का क्रय मूल्य निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 10 आम सड़ गए, तो शेष आम कितना बचा, 10 सड़ गए तो 100 में से हम 10 आम को हटा देंगे तो हमारे पास 90 आम बच गए। क्वेश्चन में बोला गया अब उसने शेष आमों को 1 रुपया प्रति आम की दर से बेचा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 90 आमों का विक्रय मूल्य, 90 आमों का विक्रय मूल्य, एक आम 1 रुपया का बेचा तो 90 का गुणा 1 से करेंगे तो उसने कितने रुपए में बेचे, 90 आम 90 रुपये में यहाँ पर बेचे। अब क्या करना होगा, हमें पता करना होगा कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो देखो 75 रुपये उसने खरीदने में खर्चा किया था और उसने बेचकर 90 रुपया कमाया, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रश्न में लाभ हुआ। और लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, मतलब 90 में से हम लोगों को 75 को घटा देना है, कितने रुपए का लाभ हुआ ये निकल जाएगा। 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 15 रुपये का उसने लाभ कमाया। और ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है 15 रुपये। अब चलते हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर, संजय ने मनोज को 10,000 10% वार्षिक दर पर उधार दिया। 2 वर्ष बाद मनोज ने 11,200 रुपये तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 वर्ष का साधारण ब्याज लाना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल तक उसने पैसा यूज में लिया, तो 2 वर्ष का उसका ब्याज कितना बनेगा, 2 वर्ष का ब्याज। अपने को साधारण ब्याज यहाँ पर इसको समझना है, तो 10,000 मूलधन, अपन ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर दिया गुणा में समय, समय 2 वर्ष आएगा और बटे में कितना करोगे 100,
तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 2 का गुणा अगर हम 1000 से करेंगे तो 2000 रुपया ब्याज बनेगा उसका 10,000 रुपये का 2 साल का। अब यदि बात करें तो हम यहाँ पर मिश्र धन निकाल लेंगे। मिश्र धन का मतलब ये होता है कि सामने वाले का मूलधन और उसका ब्याज मिलाकर सामने वाले को कितना कर्ज देना है 2 साल के बाद। तो मूलधन था 10,000 और उसके बाद प्लस इसका ब्याज जो बनेगा वो 2,000 रुपया था, मतलब सामने वाले को कितना रुपया लौटाना था, 12,000 रुपया लौटाना था। सामने वाले को मनोज ने क्या करा, 11,200 रुपया और एक घड़ी लौटाया। तो 11,200 अगर मैं घटा दूं 11,200 तो हमारे पास जो मूल्य बचेगा शेष, इसके बदले उसने क्या करा, घड़ी दे दिया। तो घड़ी का मूल्य यहाँ पर बच जाएगा। तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो बचेगा, यहाँ पर जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, ये 1 में से 1 गया जीरो, 1 में से 1 गया जीरो, मतलब जो घड़ी थी वो 800 रुपये की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 में 800 दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे आज के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट यदि होता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसके बाद प्रतिदिन इस क्लास को ज़रूर देखा करो। यकीन मानिएगा धीरे धीरे सभी पार्ट अगर आप देखोगे, गणित का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। हम सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे, आपकी एग्ज़ाम में इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।